नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम के संस्करण में आपका स्वागत है। पिछला अर्थम भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर था, उसके ऑडिट पर था और उस पर आपकी तमाम प्रतिक्रियाएं, प्रोत्साहन और आशीर्वाद मिले, जिसके लिए मैं और बोनस की टीम आपकी आभारी है। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने हैं जो इस वक्त सुर्खियों में है। अब ऐसा अक्सर होता है कि सूचनाएं हमें भरमाती हैं। हम कुछ तलाशना चाहते हैं और हमें कुछ दूसरा ही मिलता है और उसे हम सच समझने लगते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लें, ये क्रांति हर तरह से हमें झंझोड़ रही है, मगर हेडलाइन इतनी उलझी हुई हैं कि मानो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के फायदे नुकसान का हिसाब लगाना हो। पहली हेडलाइन है, भारत एआई की नई ताकत बनेगा, बड़े बड़े सेमीकंडक्टर मिशन आ रहे हैं। मगर दूसरी हेडलाइन है कि भारतीय कंपनियां एआई के लिए तैयार नहीं थीं, इसलिए बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं। तीसरी हेडलाइन है, भारतीय शेयर बाजार में तकनीकी स्टॉक लहूलुहान है, विदेशी निवेशक कह रहे हैं कि भारत की पुरानी आईटी कंपनियों के पास एआई से निपटने की तकनीकें नहीं हैं, इसलिए कोरिया और चीन चलना चाहिए क्योंकि भारत के पास कोई एआई स्टोरी नहीं है। तीनों को एक साथ पढ़ लीजिए तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि भारत, जो कि पिछली आईटी क्रांति का सबसे बड़ा सितारा था, वो एआई की इस दुनिया में कहाँ खड़ा है। तो मुझे शायर अख्तर अंसारी हैदराबादी की दो लाइनें याद आ गईं। राह क्या मंजिल है कैसी, हर हकीकत है फरेब, कारवां को भी गुवारे कारवां कहते रहो। तो आइए इस एआई की कहानी को समझने के लिए बेंगलुरु चलते हैं। बेंगलुरु के इस वक्त दो चेहरे हैं। पहला बेंगलोर वह है जिसकी कहानी दुनिया जानती है, वही शहर जहां आम के बागों पर कांच के आईटी कैंपस खड़े हुए, वही जगह जहां इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो ने साबित किया कि भारत टेक्नोलॉजी सेवाओं में दुनिया के सबसे अच्छे देशों से मुकाबला कर सकता है। इसी बेंगलुरु से एक पूरी पीढ़ी ने कोड लिखकर दुनिया के मध्यम वर्ग में जगह बनाई। यह वही शहर है जिसने 30 साल तक एक तकनीकी लहर पर सवार होकर खुद को दुनिया का बैक ऑफिस बना दिया। लेकिन 2026 का बेंगलुरु एक अलग तस्वीर दिखाता है। आज इसी शहर से 100 से अधिक एआई स्टार्टअप अपना बेस समेटकर सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। वजह साफ है कि भारत में ना तो पर्याप्त कंप्यूटिंग पावर उपलब्ध है, न बड़े स्तर का वेंचर कैपिटल है और ना ही शुरुआती चरण में दुनिया के ग्राहक उपलब्ध हैं। बस प्रतिभाएं हैं, ढेर सारी प्रतिभाएं, मगर उनके लिए कुछ नहीं है। ये पलायन केवल स्टार्टअप का नहीं बल्कि भविष्य की संभावना का भी है। इसी बेंगलुरु में भारत की एक बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने 12,000 से अधिक लोगों को नौकरियों से निकाला। ये वही बैक ऑफिस काम था जिसने शहर की अर्थव्यवस्था को दशकों तक सहारा दिया, मगर वही काम अब जनरेटिव एआई कर रहा है। ये बदलाव धीमा नहीं है और ना ही वैकल्पिक है, ये सीधा और निर्मम है। एक और कड़वी सच्चाई यह है कि भारत के कॉर्पोरेट सिस्टम में चल रहे सभी बड़े एआई मॉडल, चाहे वो GPT-4, 5 हो या क्लाउड हो या जेमिनी हो, अमेरिका में बनते हैं, वहीं होस्ट किए जाते हैं और डॉलर में उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। भारत दुनिया में एआई का बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर रहा है। पहले के बेंगलुरु ने तकनीक की लहर को पकड़ा था, दूसरा बेंगलुरु उस लहर को बस बनते देख रहा है जो उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ रही है। इतिहास भी कितनी चेतावनी दे। कोटक ने 1975 में डिजिटल कैमरा बनाया, लेकिन उसे दबा दिया क्योंकि उसे डर था कि फिल्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। 2012 में कोटक दिवालिया हो गया। नोकिया के पास आईफोन से पहले टच स्क्रीन की तकनीक थी, लेकिन मैनेजमेंट ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक साल बाद एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया और नोकिया की लगभग $100 बिलियन की वैल्यूएशन खत्म हो गई। भारत का आईटी उद्योग आज उसी तरह के मोड़ पर खड़ा है। 3 दशकों तक उसने एक सफल मॉडल चलाया, पश्चिमी कंपनियों से टास्क लिए और उन्हें सस्ते में 24 घंटे काम करके डिलीवर किया। वित्त वर्ष 2025 में इस मॉडल ने $283 बिलियन की कमाई की। लेकिन अब जनरेटिव एआई को सस्ते हाथ नहीं चाहिए, उसे स्मार्ट मशीनें चाहिए, बड़े मॉडल चाहिए और भारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए। एआई प्रयोग नहीं है, ये रोज़मर्रा का काम बन चुका है। दुनिया की अधिकांश कंपनियों में अब किसी न किसी रूप से एआई का इस्तेमाल हो रहा है। भारत एक बार फिर चौराहे पर खड़ा है। उसके पास प्रतिभा है, डेटा है और बाजार है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। हम मेले लगाकर एआई की चमकती हुई बस की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या उस बस में हमारे लिए सीट है? ऐसा नहीं कि सरकार इस सच को नहीं जानती, मगर खुलकर स्वीकार नहीं करती। अलबत्ता इस बार माहौल कुछ बदला। सरकार की आर्थिक समीक्षा ने भारत की एआई चुनौती पर तमाम किंतु परंतु के साथ कुछ रोशनी डाली है। तो आइए हम भी भारत की एआई तैयारियों का एक ऑडिट करते हैं। एक दो टूक, बेबाक, निर्मम ऑडिट। पहला सवाल, सरकार की आर्थिक समीक्षा कह रही है कि भारत
ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। तो फिर इतना खौफ क्यों है? नौकरियां क्यों जा रही हैं? आईटी स्टॉक्स क्यों पिघल रहे हैं? सुर्खियां अक्सर सुकून देती हैं, लेकिन सच बेचैन करता है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत का स्कोर 21.59 रहा। 2023 में भारत 7वें स्थान पर था। इस छलांग ने यूके और जापान और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ दिया। हेडलाइन बनी, भारत एआई की वैश्विक दौड़ के टॉप 3 में। लेकिन यही आंकड़ा एक दूसरी और असली तस्वीर भी दिखाता है। अमेरिका का स्कोर करीब 78.60 है और चीन का करीब 36.95। इसका मतलब यह है कि भारत की एआई वाइब्रेंसी अमेरिका की तुलना में मुश्किल से 1/4 है। ये इंडेक्स और इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग ब्रॉन्ज मेडल के करीब होने की कहानी नहीं है। यहाँ एक गहरी खाई है जिसे सकारात्मक भाषा में ढक दिया गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो इंडेक्स है जिसकी चर्चा लगातार हम सुन रहे हैं, वो एक्टिविटी मापता है, क्षमता नहीं। ये बताता है कि एआई को लेकर देश में कितनी हलचल है, कितने स्टार्टअप हैं, कितने लोग एआई सीख रहे हैं, कितने लोगों ने अपने पास एआई के कनेक्शंस ले रखे हैं, प्रोग्राम्स ले रखे हैं और उनके लिए फीस दे रहे हैं। ये इंडेक्स ये नहीं बताता कि किसके पास असली ताकत है, यानी बड़े मॉडल बनाने की क्षमता, भारी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कितनी पूंजी लगी है एआई में। अब अगर इस रैंकिंग को निवेश के आंकड़ों से मिलाकर देखें तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। 2013 से 2024 के बीच भारत में प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट केवल $11.1 था और इस हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है, जर्मनी से भी पीछे। ये टेबल देखिए। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यह हाल है कि भारत के पास दुनिया के कुल डेटा सेंटर का करीब केवल 3% हिस्सा है और वहीं अमेरिका और अन्य हाई इनकम देशों के पास लगभग 70% से अधिक डेटा सेंटर हैं। अत्याधुनिक H100 जैसे GPU, जिनको एआई चिप कहा जाता है, उनकी उपलब्धता में भारत चीन और अमेरिका से कई गुना पीछे है। एआई में असली बढ़त इन्हीं दोनों चीज़ों से बनती है। भारत को यह सच स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उसे आर्थिक सर्वे में चाशनी में लपेट दिया गया। इकोनॉमिक सर्वे में साफ कहा गया कि भारत की एआई रणनीति को विकसित देशों की नकल नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी आर्थिक वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। ये सोच व्यवहारिक है, लेकिन ये एक किस्म की मौन स्वीकारोक्ति भी है कि भारत फिलहाल एआई की प्रतिस्पर्धा में कहीं नहीं है। इसलिए भारत की ये जो वाइब्रेंसी वाली तीसरी रैंकिंग है, ये उपलब्धि जरूर है, लेकिन एक क्षमता की नहीं, इरादे की कहानी है। ये बताती है कि देश दौड़ में उतर चुका है, लेकिन ये इंडेक्स ये नहीं बताता कि जीतने की तैयारी कितनी है। दूसरा सवाल, एआई की ग्लोबल बहस तो हाइपर इन्वेस्टमेंट से अब निवेश कम करने पर आ गई है। ज़्यादातर बड़े देशों ने क्षमताएं बना ली हैं, एआई में हाइप और बबल की चर्चाएं होने लगी हैं। भारत की तस्वीर कैसी है? दरअसल एआई की दौड़ में सबसे साफ और बेरहम सच्चाई निवेश है, यानी पैसा, और आंकड़े इसमें कोई भ्रम नहीं छोड़ते। स्टैनफोर्ड का एआई इंडेक्स 2025 बताता है कि अमेरिका में प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट 470 लगभग $500 बिलियन तक पहुंच चुका है और भारत में केवल $11 बिलियन है, यानी लगभग 42 गुने का अंतर। चीन में करीब $120 बिलियन का निवेश है, जो भारत से 10 गुना आगे है। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी $100 बिलियन के एआई इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी है। पहले आप ये टेबल देखिए। भारत, अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के एआई निवेश में अंतर इसलिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एआई कोई सामान्य टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का विस्तार नहीं है, ये कैपिटल इंटेंसिव यानी पूंजी प्रधान उद्योग है। एक अत्याधुनिक एआई मॉडल को ट्रेन करने में 50 से $100 मिलियन तक खर्च होते हैं। बड़े पैमाने पर मॉडल ट्रेनिंग के लिए अरबों डॉलर के डेटा सेंटर्स चाहिए, बिजली चाहिए, चिप्स चाहिए। ओपन एआई को 2030 तक अपनी रफ्तार बनाए रखने के लिए लगभग $270 बिलियन जुटाने की ज़रूरत होगी और यहीं पर भारत का पुराना आईटी वाला फ़ायदा, जो भारत की पुरानी आईटी ताकत थी, वो खत्म हो जाती है। आईटी सेवाओं के दौर में भारत ने सस्ते लेबर, सस्ते श्रम और स्केल के दम पर बढ़त हासिल की थी, लेकिन एआई की लागत में बड़ा हिस्सा लोगों का मनुष्यों का श्रम का है ही नहीं। इसमें बड़ा हिस्सा मशीनों, हार्डवेयर और एनर्जी का है। यहाँ सस्ता होना नहीं, समर्थ होना ज़रूरी है। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत करीब $1.2 बिलियन का कमिटमेंट किया। बड़ी टेक कंपनियों ने $20 बिलियन से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के वादे तो किए, लेकिन निवेश नहीं हुआ। ऐसी सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं। ये उस खाई को नहीं पाट सकते जो अमेरिका और चीन ने वर्षों की भारी पूंजी से बनाई है। और इस निवेश का अंतर सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं है, ये निवेश तय करता है कि भारत एआई में क्या कर सकता है और क्या नहीं। हकीकत कड़वी है, मगर समझिए, देश में जो भी महत्वाकांक्षी एआई स्टार्टअप खड़ा होता है,
उसे जल्दी ही समझ में आ जाता है कि बड़े मॉडल, भारी कंप्यूटिंग क्षमता और दुनिया में ग्राहक पाने के लिए उसे अमेरिका या यूरोप जाना पड़ेगा। और यही कारण है कि भारतीय एआई कंपनियां बाहर जा रही हैं और हम एआई का मेला लगा रहे हैं। निवेशकों के लिए भी संदेश साफ है। सबसे ज़्यादा मुनाफे वाले, सबसे शक्तिशाली वाले फाउंडेशन मॉडल का दांव पूरी तरह अमेरिका और चीन तक सीमित है। भारत एआई की खपत का विशाल बाजार तो जरूर बन रहा है, लेकिन वो निर्माता नहीं, उपभोक्ता की भूमिका में है। और यह स्थिति सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि पश्चिम पर एक किस्म की रणनीतिक निर्भरता भी पैदा कर रही है। अब अगला सवाल कंप्यूटिंग पावर का। कंप्यूटिंग पावर एआई की जान है। कंप्यूटर इंफ्रा पर सरकार खुलकर बात क्यों नहीं करती? यहाँ असली तस्वीर क्या है? ये कहानी स्कूटी पर फार्मूला 1 की रेस दौड़ने जैसी है। एआई की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है, इसे ध्यान दीजिएगा, एआई की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि प्रतिभा या टैलेंट ही सब कुछ है। सच ये है कि एआई की रफ्तार अब टैलेंट से नहीं, कंप्यूटिंग पावर से तय होती है। भारत ने हाल के वर्षों में कंप्यूट कैपेसिटीज़ बढ़ाई हैं, लेकिन तुलना करने पर तस्वीर चौंकाने वाली है। इंडिया मिशन के तहत भारत के पास करीब 34,000 जीपीयू उपलब्ध हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को मिला लिया जाए तो करीब 80,000 तक की संख्या पहुंचती है। सुनने में संख्या बड़ी लगती है, लेकिन पहले टेबल देखिए। यानी हम जैसे ही दुनिया से तुलना करते हैं, सच्चाई सामने आ जाती है। अमेरिका के पास करीब करीब 40 मिलियन H100 जीपीयू इक्विवेलेंट कंप्यूट क्षमता है, यानी भारत से 500 गुना ज़्यादा। चीन इस वक्त जो अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल से जूझ रहा है, उसे चिप नहीं मिल रहे हैं, उसके पास भी करीब करीब 4 लाख H100 इक्विवेलेंट जीपीयू की क्षमता है। अमेरिका के पास दुनिया के अकेले 75% जीपीयू क्लस्टर परफॉर्मेंस कैपेसिटी है। इस मुकाबले में भारत की हिस्सेदारी लगभग नगण्य है और इसका सीधा असर भारत में एआई स्टार्टअप और रिसर्च पर पड़ता है। तो ऐसी हालत में किसी भी भारतीय स्टार्टअप के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि वो अमेरिका के हाइपर स्केल क्लाउड कंपनियां जैसे AWS, अजूरे या गूगल क्लाउड से कंप्यूटिंग कैपेसिटी किराए पर ले और उसके लिए वो वैश्विक दरों पर डॉलर में भुगतान करे। और दूसरा विकल्प है यह है कि सरकार जो सब्सिडी वाले जीपीयू ला रही है, उसके लिए वो लाइन में लगे। दोनों ही रास्ते समय, लागत और नियंत्रण तीनों लिहाज से कमज़ोर हैं। भारत के इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये बात कही है कि भारत में डेटा सेंटर विस्तार में सबसे बड़ी बाधा फंडिंग है ही नहीं, पैसे की कमी है नहीं, जीपीयू की उपलब्धता यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। यानी अगर पैसा भी हो तो चिप्स नहीं है, मशीनें नहीं हैं। ये लगभग वैसी स्थिति है जिसमें रेस के लिए ड्राइवर और टीम तो मौजूद है, लेकिन गाड़ी के भीतर इंजन नहीं है। भारत एआई की फार्मूला 1 रेस में उतरना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में स्कूटी है। यहाँ समस्या प्रतिभा या महत्वाकांक्षा की नहीं है, समस्या सिलिकॉन की है। भारत के पास आज टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटरों में से सिर्फ 3 मशीनें हैं, जबकि अमेरिका और चीन दर्जनों अत्याधुनिक सिस्टम चला रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन ने भारत में $50 अरब से ज़्यादा के डेटा सेंटर के निवेश की घोषणाएं जरूर की हैं, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यतः वो अपने दुनिया के वर्कलोड के लिए बना रहे हैं। इसमें भारत की एआई सॉवरेनिटी यानी एआई संप्रभुता नहीं बनती, क्योंकि जब तक भारत के पास अपने जीपीयू क्लस्टर नहीं होंगे, तब तक उसकी भूमिका एआई के उपभोक्ता और एप्लीकेशन डेवलपर से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अब आता है सवाल भारत की सबसे बड़ी ताकत का, यानी टैलेंट का। उसका क्या भविष्य है? एआई की वैश्विक दौड़ में भारत के पास कोई तुरुप का इक्का है या ट्रम्प कार्ड है तो वो टैलेंट है। भारत एआई स्किल पेनिट्रेशन यानी दक्षता के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इसका स्कोर 2.5 है, जो केवल अमेरिका से पीछे है। 2016 के बाद से भारत में एआई टैलेंट की संख्या 250% से ज़्यादा बढ़ी है। अनुमान यह है कि 2027 तक एआई पेशेवरों की मांग पूरी दुनिया में करीब 12.5 लाख पर पहुंच जाएगी, जो इस वक्त 6.5 लाख के आसपास है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत एआई मानव संसाधन की फैक्ट्री है, मगर यही दुर्भाग्य भी है। समस्या ये नहीं है कि टैलेंट की कमी है, समस्या ये है कि टैलेंट टिकता नहीं है। जरा ये टेबल देखिए। भारत का नेट एआई टैलेंट माइग्रेशन स्कोर नकारात्मक है, नेगेटिव है। यानी भारत से ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं और वो बाहर से वापस नहीं आ रहे हैं। स्टैनफोर्ड और विश्व बैंक का डेटा बताता है कि दुनिया के लगभग 20% एआई शोधकर्ता या रिसर्चर भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश भारत में काम नहीं करते। वे अमेरिका, यूरोप और कनाडा की प्रयोगशालाओं में बैठकर भविष्य के एआई मॉडल बना रहे हैं। भारत के भीतर जो सीनियर लेवल एआई इंजीनियर या रिसर्चर हैं, ऐसे जो कि जिनसे कोर मॉडल और प्लेटफॉर्म बनवाए जा सके, उनकी संख्या 2000 से भी कम है। 2000 से भी कम ऐसे रिसर्चर जिनके जरिए आप भविष्य की नींव रख सकते हैं। पीएचडी स्तर के एआई शोधकर्ताओं में भारत की हिस्सेदारी बेहद छोटी है।
जनवरी 2026 में यह भी पता चला कि 100 से ज़्यादा भारतीय एआई स्टार्टअप फाउंडर अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं या तैयारी में हैं। वजह भाई पुरानी है, बेहतर ग्राहक हैं, बड़ा पूंजी बाजार है, अत्याधुनिक रिसर्च का इकोसिस्टम है और भारत की हकीकत इस मामले में दर्दनाक है। भारत टैलेंट को ट्रेन करता है, शिक्षा पर भारी सब्सिडी देता है और फिर वही टैलेंट अल्फ़ाबेट, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों के लिए वैल्यू और डॉलर बनाता है। 2015 से 2022 के बीच करीब 13 लाख से ज़्यादा भारतीय देश छोड़ चुके हैं, जिनमें 2022 में करीब 2.25 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आईआईटी जैसे संस्थानों में सरकार प्रति छात्र सालाना लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद 25 से 35% तक सबसे अच्छा मानव संसाधन विदेश चला जाता है। कारण साफ है, भारत में एक सीनियर एआई रिसर्चर को 80,000 से करीब 1.2 लाख डॉलर के आसपास का पैसा मिलता है, जबकि सिलिकॉन वैली में, लंदन में यही आंकड़ा 3 से 5 लाख डॉलर तक का होता है। साथ में बेहतर कंप्यूटिंग क्षमता है और रिसर्च की फ्रीडम है। तो भारत जब तक ऐसे रिसर्च इकोसिस्टम नहीं बनाता जहां विश्व स्तरीय काम और विश्व स्तरीय दाम यानी विश्व स्तरीय वेतन का भुगतान दोनों संभव हो, तब तक भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी टैलेंट प्रतिद्वंदियों के लिए सब्सिडी बनी रहेगी। आपके दिमाग में सवाल होगा कि एआई की बुनियाद तो फाउंडेशन मॉडल है, उसमें हमारी क्या हकीकत है? यकीनन एआई की दुनिया में असली ताकत फाउंडेशन मॉडल के पास होती है। GPT-4, जेमिनी और क्लाउड जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल केवल प्रोडक्ट नहीं है, वे पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। यही मॉडल तय करते हैं कि आगे कौन सी एप्लीकेशन बनेगी, किसका के डेटा का इस्तेमाल होगा और सबसे ज़्यादा आर्थिक फ़ायदा किससे मिलेगा। इसलिए फाउंडेशन मॉडल आज आर्थिक नहीं, भू राजनीतिक हथियार भी बन गए हैं और इस मोर्चे पर भारत की स्थिति सबसे कमज़ोर है। पहले आप ये टेबल देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि फाउंडेशन मॉडल में भारत बनाम दुनिया की स्थिति क्या है। आज तक भारत ने एक भी ऐसा फाउंडेशन मॉडल नहीं बनाया है जो दुनिया के स्तर पर कंपटीशन कर सके। अमेरिका के पास GPT-4 है, जेमिनी है, क्लाउड है। चीन के पास डीपसीक, क्वेन और एर्नी जैसे मॉडल हैं जो बहुत तेज़ी से अमेरिका और चीन का अंतर कम कर रहे हैं। भारत इस दौड़ में दर्शक की भूमिका में है। भारत में बने मॉडल जैसे भाषिनी या कृत्रिम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी सीमाएं साफ हैं। ये मॉडल क्षेत्रीय हैं और भाषाई ज़रूरतों पर केंद्रित हैं। इनके पास न तो वैसा कंप्यूट है, न वैसा डेटा और न वैसी पूंजी जो एक फ्रंटियर मॉडल बनाने के लिए चाहिए। नतीजा यह कि मॉडल उपयोगी तो हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से निर्णायक नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ने, सरकार के इकोनॉमिक सर्वे ने सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार किया है। सर्वे कहता है कि फ्रंटियर एआई मॉडल में कुछ ही बड़ी कंपनियों की ताकत है और उनकी लागत उठाना भारत के लिए कठिन है। भारत में प्रयास शुरू तो हुए हैं, मगर देर हो गई है। फाउंडेशन मॉडल के बाजार में शर्तें कोई और तय कर रहा है। समस्या यह है कि एआई की जो एप्लीकेशन लेयर है, जहां भारतीय स्टार्टअप अच्छा कर रहे हैं, वो भारत को एआई की दुनिया में स्ट्रेटेजिक फ्रीडम यानी रणनीतिक स्वतंत्रता नहीं देती। क्योंकि अगर बेस मॉडल विदेशी हैं तो डेटा पर नियंत्रण भी विदेशी होगा, कीमतें भी वही तय करेगा। कल को अगर एक्सेस बंद हो जाए, शर्तें बदल जाएं या तकनीक व्यापार की तरह हथियार बन जाए, तो भारत के पास बहुत कम विकल्प बचेंगे। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे एंड्रॉयड या iOS पर शानदार ऐप बनाना अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन अंततः ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक ही असली शक्ति रखता है। एआई में फाउंडेशन मॉडल वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत जब तक उनका मालिक नहीं बनेगा, तब तक वो वैल्यू चेन में ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। फाउंडेशन मॉडल के बिना भारत एआई के रेगुलेशन भी नहीं बना सकता, अपनी डेटा की सॉवरेनिटी, संप्रभुता सुरक्षित नहीं कर सकता और पूरी दुनिया में की एआई टेक्नोलॉजी में अपनी शर्तों पर कोई मोलभाव नहीं कर सकता। भारत में एआई की यही असली खाई है। ये एक ऐसा गर्त है जो फिलहाल भरता नहीं दिखता। अब सवाल सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर शब्द को सरकार मंत्र की तरह बोल रही है, मगर हकीकत क्या है? क्या हुआ है उस मिशन का जिसकी हम चर्चा सुन रहे हैं? दरअसल एआई की संप्रभुता सेमीकंडक्टर की क्षमता के बिना एक धोखा है और शायद हम उसी में जी रहे हैं। आज एआई में जितनी भी बड़ी छलांग दिखती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, एप्लीकेशंस की हो, मॉडल की हो, इन सब के पीछे चिप्स हैं। इन चिप्स का डिज़ाइन अमेरिका करता है और उनका निर्माण लगभग पूरी तरह ताइवान और दक्षिण कोरिया में होता है। भारत श्रृंखला में फिलहाल कहीं नहीं है। भारत में एक भी चालू आधुनिक सेमीकंडक्टर फैब नहीं है। भारत की पहली व्यावसायिक फैब गुजरात के धोलेरा में बन रही है, जिसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की PSMC मिलकर बना रही हैं। इस परियोजना का आकार करीब $11 बिलियन का है और ये 28 से 90 नैनोमीटर के नोड्स पर करीब 50,000 के आसपास वेफर बनाने की क्षमता रखेगी। ये वेफर हर महीने बनेंगे।
इसके अलावा माइक्रॉन का एक 2.75 बिलियन डॉलर का प्लांट गुजरात के साणंद में बन रहा है, जिसकी 2026 के मध्य तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। दिसंबर 2025 में टाटा और इंटेल के बीच भी एक समझौता हुआ, जिसमें करीब 14 बिलियन डॉलर की एक और फैब प्लस OSAT लैब बनाई जाएगी। ये सभी महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन इनकी सीमा भी उतनी ही साफ है, जिसे समझना ज़रूरी है। पहले आप ये टेबल देखिए। दरअसल सेमीकंडक्टर की क्षमताओं और उसकी गणित और इस मामले में आ रही सुर्खियों को थोड़ा भीतर जाकर समझना जरूरी है। 28 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर या उससे बड़े नोड्स मैच्योर टेक्नोलॉजी माने जाते हैं। इस तरीके के चिप ऑटोमोबाइल, पावर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो उपयोगी हैं, लेकिन वे 3 से 5 नैनोमीटर्स के उन चिप्स का विकल्प नहीं है जिन पर AI के एक्सेलरेटर और ट्रेनिंग क्लस्टर्स चलते हैं। आज 3 नैनोमीटर पर उत्पादन की क्षमता केवल TSMC और सैमसंग के पास है। अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और 3 नैनोमीटर के चिप्स विकसित कर रहा है। तो भारत इस दौड़ में भी सड़क का नक्शा बना रहा है, सड़क तो दूर है। हाई क्वालिटी 7 नैनोमीटर से नीचे के उत्पादन वाली फैब लगाना सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है। 20 बिलियन डॉलर का निवेश तो चाहिए, इसके साथ दशकों का प्रोसेस अनुभव और ASML जैसी कंपनियों की EUV लिथोग्राफी मशीनों तक पहुंच चाहिए, जो मौजूदा भू राजनीतिक हालात में भारत के लिए लगभग असंभव है। इसका मतलब साफ है कि जब तक भारत के AI स्टैक की बुनियाद विदेशी चिप्स पर बनेगी, उसकी AI संप्रभुता कागजी ही रहेगी। सॉफ्टवेयर में चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना हो, लेकिन अगर हार्डवेयर पर नियंत्रण नहीं है तो स्ट्रेटेजिक फ्रीडम, रणनीतिक आज़ादी भी नहीं है। तो अब अगला सवाल होगा कि भारत के IT सेक्टर की तैयारी कैसी दिखती है। AI तो यहाँ सबसे बड़ा संकट लग रहा है। भारत का IT सर्विसेज उद्योग लंबे समय से अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता रहा है। 283 बिलियन डॉलर का कारोबार, 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारी, GDP में करीब 10% का कंट्रीब्यूशन। लेकिन यही सेक्टर आज अपने सबसे बड़े संकट से मुकाबिल है। इस संकट की जड़ में एक सीधी सच्चाई है। भारत के IT बिजनेस मॉडल मानव घंटों को बेचते हैं, ह्यूमन आवर्स को। जितने लोग उतनी कमाई। जनरेटिव AI ठीक उसी मॉडल को ख़त्म कर रहा है। कोड लिखना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, टेस्टिंग करना, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एनालिसिस, ये वही काम है जिन पर भारत का IT साम्राज्य खड़ा था, और इन्हीं कामों को लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे तेज़ी से सीख रहे हैं। इसी महीने ये खतरा भारतीय बाजार ने पहचान लिया। एंथ्रोपिक ने जब क्लाउड का कोवर्क रिलीज़ किया तो भारतीय IT कंपनियों के शेयर एक दिन में ही 6% से ज़्यादा गिर गए। करीब 20 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप साफ हो गई। ये किसी तिमाही नतीजे की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये भविष्य के डर की झलक थी। तब से IT स्टॉक रोज गिरने के लिए नई गर तलाश रहे हैं, क्योंकि एजेंटिक AI से IT सेक्टर पर लगभग 30% का सीधा असर होगा, यानी 30% राजस्व पर सीधा असर होगा। AI एजेंट जूनियर इंजीनियरों की जगह ले लेंगे, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन घटेगी, सेवाओं की प्राइसिंग टाइम और मटेरियल से आउटकम बेस्ड मॉडल में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कम लोग, कम घंटे और कम बिलिंग। भारत के IT उद्योग में कोई साइक्लिकल मंदी नहीं है, ये IT उद्योग का मेल्ट डाउन है। ये मार्जिन का स्क्वीज नहीं है, ये सीधे सीधे रेवेन्यू का इरोजन है, यानी राजस्व खत्म हो जाना है। ये एक ऐसा ढांचागत विघटन है जिसे पुराने उपाय ठीक नहीं कर सकते। TCS, इन्फोसिस और विप्रो ने करीब 2.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को AI और क्लाउड में ट्रेनिंग दी है, लेकिन अप स्केलिंग से बिजनेस मॉडल बदलना मुश्किल है, क्योंकि मूल प्रोडक्ट ही मानवों की क्षमता पर, घंटे बेचने पर निर्भर था, और वही क्षमता मशीन से सस्ती और तेज हो रही है। तो संकट अनिवार्य है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि AI प्रभावित सर्विसेज में आउटपुट बढ़ने के बावजूद रोजगार उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, यानी ग्रोथ तो आ रही है लेकिन नौकरियां नहीं। ये भारत के लिए सिर्फ कॉर्पोरेट चुनौती नहीं है, ये आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा भी है। IT सेक्टर विदेशी मुद्रा लाता है, शहरी मध्यम वर्ग को खपत की क्षमता देता है और लाखों परिवारों की जीविका से जुड़ा है। अगर भारत इस सेक्टर को घंटों की फैक्ट्री से बौद्धिक संपदा और प्लेटफॉर्म की दिशा में नहीं ले गया, तो AI इसे धीरे नहीं 1-2 साल में पूरी तरह खत्म कर देगा। और ये अवसर नहीं है, ये चेतावनी है, जिसे शेयर बाजार कायदे से समझ गए हैं। अब सवाल भारत और चीन का। भारत की हमेशा तुलना चीन से होती है। चीन ने AI में एक नए तरीके का प्रयोग किया, जिससे दुनिया का नजरिया बदल गया। इसे भारत के संदर्भ में कैसे समझा जाए? चीन का डीप सीक भारत के लिए सबसे साफ और असहज कर देने वाला सबक है। ये सिर्फ किसी एक AI मॉडल की कहानी नहीं है, ये एक भ्रम के टूटने की कहानी है कि AI में जीतने के लिए जरूरी तौर पर अमेरिका जैसी 100 बिलियन डॉलर की पूंजी चाहिए। जनवरी 2025 में चीन ने डीप सीक का R1 मॉडल जारी किया। इस मॉडल को सिर्फ $3 लाख की लागत पर
पुराने H800 चिप्स पर ट्रेन किया गया था और इसका प्रदर्शन ओपन एआई के 01 मॉडल के आसपास ठहरता हुआ दिखाई दिया। दुनिया के एआई उद्योग के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि इसने एआई की दुनिया में एक पुरानी सोच को तोड़ दिया कि केवल भारी कंप्यूटिंग क्षमता और असीम पूंजी ही एआई बना सकती है। डीपसीक ने दिखाया कि एल्गोरिदमिक दक्षता, ट्रेनिंग और डेटा की गुणवत्ता से आर्किटेक्चर इनोवेशन के जरिए हार्डवेयर की कमी की भरपाई की जा सकती है। भारत के लिए चीन का सबक खास तौर पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत में एआई की बहस आज दो हिस्सों में बटी है। विशेषज्ञों का एक समूह कहता है कि भारत को भी एक बड़ा ग्लोबल राष्ट्रीय चैंपियन मॉडल बनाना चाहिए, जैसे जीपीटी या जेमिनी, भले ही इसमें सालों लगे और अरबों डॉलर लगाने पड़े। जबकि दूसरा वर्ग कहता है कि भारत यह लड़ाई सीधे मोर्चे पर नहीं लड़े तो बेहतर होगा। छोटे छोटे डोमेन स्पेसिफिक कम खर्च वाले एआई मॉडल बनाए जाने चाहिए और इसके लिए ओपन सोर्स का इस्तेमाल किया जाए। डीप सीक का उदाहरण स्पष्ट रूप से दूसरे रास्ते के पक्ष में जाता है। भारत की ताकत सेक्टोरल गहराई में है, कम लागत में समाधान बनाने में हमारी दक्षता है और विशाल घरेलू उपभोग का बाजार हमारे सामने है। तो अगर भारत GPT-5 की नकल करने की कोशिश करेगा तो वो एक ऐसी दौड़ में उतरेगा जहां जीत पहले से तय हो चुकी है। लेकिन भारत अगर अपनी ज़रूरतों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के लिए भरोसेमंद मॉडल बनाएगा, स्थानीय शासन को बेहतर करने के लिए एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करेगा, तो वो शायद बाजार में खड़ा हो सकता है। आपके दिमाग में सवाल होगा कि एआई में तो अब तीसरी और चौथी जनरेशन आ रही है, भारत इस होड़ में अगले 10 साल में कहाँ दिखता है? दरअसल भारत का एआई भविष्य कोई तयशुदा रास्ता नहीं है, ये उन फैसलों पर निर्भर है जो आज लिए जा रहे हैं या टाले जा रहे हैं। 2035 तक पहुँचते पहुँचते भारत 3 में से किसी एक रास्ते पर होगा। भारत के सामने 3 विकल्प हैं जो हम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। पहला विकल्प है, पहला परिदृश्य है जो भारत कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक लीप लेता है, बड़ी रणनीतिक छलांग लगाता है। ऐसी स्थिति में भारत में एआई में निवेश 10 गुना बढ़ेगा, घोषणाओं में नहीं, वास्तविक खर्च में। टॉप टैलेंट को रोकने की रणनीति बनेगी, चिप्स और कंप्यूटिंग के लिए स्ट्रेटेजिक साझेदारियां की जाएंगी और भारत अपनी ज़रूरतों के लिए हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और शासन के लिए डोमेन डोमिनेंट एआई सॉल्यूशंस का निर्माण करेगा। इसका नतीजा यह होगा कि 2035 तक एआई का भारत की जीडीपी में हिस्सा करीब 8 से 10% हो जाएगा और भारत अमेरिका और चीन के साथ तीसरा बड़ा नया भरोसेमंद एआई सेंटर बनेगा। निवेशकों के लिए ये परिदृश्य सबसे ज़्यादा आकर्षक है। नई पीढ़ी की जो एआई नेटिव कंपनियां हैं वे वैल्यूएशन हासिल करेंगी, क्योंकि इसके जरिए भारत सिर्फ बाजार नहीं रहेगा, निर्माता भी बन जाएगा। दूसरा विकल्प, इस विकल्प में भारत की एक सीमित प्रासंगिकता बनती दिखती है, मैनेज्ड रिलेवेंस। आज का जो रास्ता है उसका एक स्वाभाविक विस्तार है। भारत एआई के प्लेटफॉर्म्स के बजाय एप्लीकेशन लेयर पर काम करे, एप्लीकेशन बनाना शुरू करे, विदेशी फाउंडेशन मॉडल घरेलू वर्कफ्लो में फिट हो जाएं, थोड़ी बहुत कंप्यूट क्षमता भी बने लेकिन सीमित रहे। नतीजा ये होगा कि 2035 तक जीडीपी में एआई का योगदान 3 से 5% होगा। लेकिन भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार जरूर होगा, लेकिन नियम तय करने वाला नहीं होगा। एआई में भारत की स्ट्रेटेजिक सॉवरेंटी या रणनीतिक स्वायत्तता आंशिक होगी। आईटी सेवाओं के एडाप्टेशन प्ले में निवेश के अवसर होंगे, लेकिन प्रीमियम वैल्यू, एआई की प्रीमियम वैल्यू दूसरे देशों के पास रहेगी। और तीसरा विकल्प, तीसरा परिदृश्य, जिसमें एआई को लेकर शोर ज़्यादा और काम कम, ये सबसे खतरनाक रास्ता है। निवेश धीरे धीरे बढ़ेगा, ब्रेन ड्रेन जारी रहेगा, रेगुलेशन पहले आ जाएगा, प्रगति बाद में होगी। आईटी सेक्टर बिना नए इंजन के खोखला होता चला जाएगा। नतीजा ये होगा कि 2035 तक भारत विदेशी एआई का सबसे बड़ा स्थायी उपभोक्ता बन जाएगा। इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का किराया देगा जिसका वो मालिक नहीं है। रणनीतिक स्वायत्तता नाम मात्र की होगी। निवेशकों की दिलचस्पी सीमित हो जाएगी। भारत के टेक सेक्टर का प्रीमियम यहाँ से खत्म होने की संभावना है। आप कहेंगे कि भारत को तत्काल क्या करना चाहिए? इस पूरे ऑडिट का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। सरकार को पता है कि क्या जरूरी है, मेलों से ज़्यादा ज़मीन पर काम जरूरी है, मगर इस ऑडिट में हमारे लिए आपको बताना ज़रूरी है कि आखिर क्या होना चाहिए। पहली चीज़, एआई के निवेश को 10 गुना बढ़ाना होगा। सरकारी खर्च जो करीब $1.2 बिलियन के आसपास, सबसे 12 से 15 बिलियन डॉलर पर ले जाना होगा। पब्लिक प्राइवेट को इन्वेस्टमेंट इसका आधार बने और भारत की बड़ी निजी कंपनियां जिनके पास भारी रिजर्व्स मौजूद हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। 2, भारत को टॉप 1000 एआई रिसर्चर्स को रोकना होगा। उन्हें 3 से 5 लाख डॉलर के बराबर का पैकेज देना पड़ेगा। विश्व स्तर की सुविधाएं, बेहतरीन लैब और रिसर्च की आज़ादी, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये भारत की रणनीतिक ज़रूरत है। और तीसरा,
भारत को चिप और जीपीयू के लिए स्ट्रेटेजिक डील्स करनी होंगी। एनवीडिया और एएमडी जैसे खिलाड़ियों को सीधी एक्सेस डील में लाना पड़ेगा। भारत को अमेरिकी ट्रस्ट फ्रेमवर्क जैसे नियमों को लागू करना पड़ेगा। चौथी बात, भारत को कंप्यूटिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर मानना होगा, जैसे सड़क, बिजली या टेलीकॉम। जीपीयू क्लस्टर भारत की सार्वजनिक जरूरत बने। स्टार्टअप, रिसर्चर और राज्यों को सब्सिडी के साथ इन्हें उपलब्ध कराया जाए। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आईटी सेक्टर को बैक ऑफिस से एआई फ्रंट ऑफिस में बदलना होगा। $250 बिलियन का यह उद्योग अगर नहीं बदला तो एआई से पूरी तरह बदल देगा। 2035 की कहानी अभी लिखी जा रही है। सवाल यह नहीं है कि विकल्प कौन से हैं, सवाल यह है कि भारत कौन से विकल्प चुनने वाला है। हम आ गए हैं अर्थम के समापन पर, और मुझे यहाँ अंग्रेजी के कवि, मशहूर कवि टीएस इलियट की कविता याद आती है। वो कविता आपकी स्क्रीन पर है अंग्रेजी में। दिस इज़ द वे वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे वर्ल्ड्स एंड, दिस इज़ द वे वर्ल्ड्स एंड्स, नॉट विद ए बैंग बट ए विम्पर। दुनिया का अंत धमाके से नहीं बल्कि एक सिसकी के साथ होता है। तकनीक में पिछड़ना और तकनीक में पराजय ठीक इसी तरह आती है, किसी बड़े झटके के साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे समझौतों से। हर साल किसी फैसले को थोड़ा सा टालना, हर बार बस अभी नहीं कहना, और अंत में खुद को पीछे खड़ा पाना। तकनीक की गिरावट किसी बड़ी घोषणा करके नहीं आती, वो आती है नारेबाजी के बीच वास्तविक फैसले खो जाने से, एक रिसर्चर के विदेश जाने से, एक स्टार्टअप के भारत से विदेश में शिफ्ट हो जाने से। हर फैसला अकेले में छोटा लगता है, लेकिन वे मिलकर भविष्य की दिशा तय कर देते हैं। भारत का इतिहास ऐसे छूटे हुए औद्योगिक मौक़ों से भरा पड़ा है। कभी मैन्युफैक्चरिंग, तो कभी हार्डवेयर, तो कभी हाई एंड रिसर्च। हर बार क्षमता थी भारत के पास, इरादा भी था, लेकिन समय पर सामूहिक निर्णय नहीं हो पाए। ये विश्लेषण जानबूझकर बेबाक है, क्योंकि दांव बहुत ऊंचे हैं। ये किसी एक सेक्टर का सवाल नहीं है, ये इस बात का सवाल है कि भारत एआई के भविष्य का लेखक भी बनेगा या सिर्फ पाठक रहेगा। इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे ने एआई अध्याय में अंत में एक बात बहुत साफ ढंग से कही है, परिवर्तन एक झटके में नहीं आता, वह धीरे धीरे खिसकता है, और जब तक समाज को एहसास होता है तब तक निर्भरता, डिपेंडेंस स्थायी हो चुकी होती है। भारत के पास प्रतिभा है, महत्वाकांक्षा है, रणनीतिक मौका भी है, लेकिन अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते, क्योंकि देरी की कीमत सिर्फ धीमी प्रगति नहीं होती, देरी की कीमत होती है अप्रासंगिक हो जाना, इरेलेवेंट हो जाना। तो इस अर्थम की शुरुआत अख्तर अंसारी हैदराबादी की 2 लाइनों से हुई थी। दूसरी 2 लाइनें और सुन लीजिए। राह क्या मंजिल है कैसी, हर हकीकत है फरेब। राह क्या मंजिल है कैसी, हर हकीकत है फरेब। कारवां को भी गुवारे कारवां कहते रहो। और अगली 2 लाइनें हैं। सिर्फ कहने से ज़मीं क्या आसमां हो जाएगी, सिर्फ कहने से ज़मीं क्या आसमां हो जाएगी, कुछ नहीं होगा ज़मीं को आसमां कहते रहो। फिर मिलते हैं अगले अर्थम में। अगर आप किताबों में दिलचस्पी रखते हैं तो आइए बुकनू पर। इतिहास जानने के लिए मिलते हैं टाइम मशीन में। और अगर आप रोज़मर्रा की खबरों में पीछे छिपे हुए क्यों को जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़िए द वाई फैक्टर से।